संसद की आज अंतिम क्लास है, थोड़ा ध्यान देना। आज हम जितने भी प्रस्ताव होते हैं उन प्रस्तावों के बारे में बात करेंगे। पहले तो आपको देखना है कि प्रस्ताव क्या होते हैं। प्रस्ताव क्या होते हैं? हाँ, सदन के बारे में, मतलब कोई भी राय है वो जाननी हो या फिर कोई जो मत है वो स्पष्ट करना हो तो उसके बारे में प्रस्ताव लाए जाते हैं। और प्रस्ताव कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपने सुना हुआ है विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव होता है, निंदा प्रस्ताव होता है ना, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है, कटौती प्रस्ताव होता है, स्थगन प्रस्ताव होता है। ये तमाम सारे प्रस्ताव होते हैं। प्रस्ताव के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कौन कौन से प्रस्ताव किस वजह से आते हैं। उसके बाद में हम ये प्रस्ताव पढ़ने के बाद में एक छोटा सा टॉपिक बचेगा हमारा वित्त से संबंधित। जैसे भारत की संचयी निधि के बारे में बात करेंगे, है ना, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्ताव के बारे में। पहली चीज तो आप ये लिखो कि प्रस्ताव क्या होता है। देखो, सदन की राय जानने व सदन में मत को स्पष्ट करने को लेकर संसद में प्रस्ताव लाया जाता है। जो निम्न प्रकार है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। अविश्वास प्रस्ताव, पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाता है। किसके खिलाफ लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव? हाँ, सरकार के खिलाफ, संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? इसमें क्या होता है कि विपक्ष जो होता है ना, विपक्ष क्या करता है, विपक्ष के अंदर यदि बात करें तो 50 लोगों की सहमति होनी चाहिए, तब तो यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। और ये जो लोग हैं वो लोकसभा के अंदर लेके आते हैं। किस कहाँ लाते हैं ये? लोकसभा में। लोकसभा में विपक्ष के द्वारा मंत्रियों के खिलाफ लाया जाता है। ये जैसे अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यहां से जो सरकार होती है उसको अपना इस्तीफा देना पड़ता है, मतलब सरकार गिर जाती है एक प्रकार से। आगे बात समझ में कैसे? अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है भाई? किसी के पास बहुमत है या नहीं, इसको बताने के लिए भाई अगर विपक्ष को ये लगे कि सरकार अलग बहुमत में है और हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में बहुमत न होते हुए सरकार बना रखी है उसने, तो विपक्ष वहां पे अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है और ये लोकसभा में लाया जाएगा। वहां पे वोटिंग होती है, सरकार के पक्ष में कितने लोग हैं। यदि वो जितने लोग बहुमत नहीं है सरकार का, आपको पता है बहुमत कितना होता है? 272 होता है क्या? 543 है, 272 होता है। यदि इतना बहुमत नहीं है तो सरकार क्या हो जाएगी? सरकार गिर जाएगी। मतलब इतने सदस्य एक तरफ नहीं है, किसी सरकार के पक्ष में नहीं है, इसका मतलब सरकार कैसे बन सकती? नहीं बन पाएगी। बहुमत समझते होगे तुम सभी भाई। 500 लोग हैं सपोज करो, तो सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? 251, आधे से एक प्लस चाहिए, मतलब 251 सीट। यदि 251 बीजेपी की सीट है, कंप्लीट इतनी है, तो इसका मतलब सरकार बन जाएगी, अदरवाइज सरकार गिर सकती है। सरकार काफी बार गिरी भी है। आपको पता हो तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी, एक वोट से, मात्र एक वोट से सरकार गिर गई, क्योंकि अल्पमत में आ गई उस टाइम। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को लगा भी था कि अच्छा नहीं, सरकार तो नहीं गिर सकती, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कुछ कि अंत में एक वोट से सरकार गिर गई। आपने देखा ना 1998 के अंदर, है ना, और उसके अंदर आपने देखा 13 महीने सरकार चली थी, और उससे पहले जो है वो 13 दिन चली थी, है ना। 2 बार सरकार इस प्रकार की रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात करते, बीजेपी से वो लोग थे, है ना। कुछ याद आ रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं। बहुमत तो समझ आ गया आपको। बहुमत इतना होगा तो ही सरकार बन पाएगी, अदरवाइज सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। ठीक है, लिखिए अविश्वास प्रस्ताव। अगर आपसे पूछो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, तो कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा के अंदर। किसके विरुद्ध? मंत्रिपरिषद। अच्छा, कौन लेके आता है?
विपक्ष लेके आता है। विपक्ष में टोटल सदस्य कितने होने चाहिए? 50 लोगों की सहमति होनी चाहिए। जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी, इसका मतलब ये ध्यान रखना, ठीक है। लिखिए जरा अविश्वास प्रस्ताव लिखो। पहले तो आपको ये देखना है कि भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया। कहीं भी भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में लिखा हुआ नहीं है। तो फिर कहाँ लिखा हुआ है? नियमावली में जो प्रक्रिया होती है, संसद के जो नियम है, और नियम कौन सा? 198। नियम 198 में ये लिखी हुई बात, क्योंकि संसद के अगर बात करें तो कुछ नियम होते हैं, प्रक्रियाएं होती है, उसके अंदर लिखी जाती है। बहुत सारी चीजें होती है जो कि साधारण बहुमत से कुछ चीजें बनाई जाती है, जो कि संविधान में उसका उल्लेख नहीं होता, वो संसदीय प्रक्रियाओं में होता है, नियमों में होता है, ठीक है। वो नियम कौन सा है? 198, याद रख लोगे? लिखिए जरा अविश्वास प्रस्ताव के आगे लिखो। देखो, इस प्रस्ताव का भारतीय संविधान में, इस प्रस्ताव का भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया, उल्लेख नहीं किया गया, अपितु यह लोकसभा के नियम 198 में उल्लेखित है, उल्लेखित है। नेक्स्ट लिखो, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, लोकसभा में ही लाया जाता है। साथ में लिखो, तथा इसकी सहमति के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। वह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। जी, समझ आ गई बात? लिखो नेक्स्ट लिखो। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो ध्यान रखना, हाँ वेरी गुड। कब लाया? 1963 में। कौन लेके आए थे? आचार्य कृपलानी। हाँ, आचार्य कृपलानी किसके विरुद्ध लेके आए होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम प्रधानमंत्री, है ना? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या वो पारित हुआ था? नहीं, वो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। ये लिख लो, लिखो देखो। सर्वप्रथम थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना, ठीक है? टॉपिक पूरा करना आज अपने को किसी भी हाल में। पढ़ाइए अभी तो। देखो, सर्वप्रथम 1963 में
सर्वप्रथम 1963 में आचार्य कृपलानी के द्वारा सर्वप्रथम 1963 में आचार्य कृपलानी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू सरकार के विरुद्ध आचार्य कृपलानी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। आचार्य कृपलानी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू सरकार के विरुद्ध, ऐसे ना, जवाहरलाल नेहरू सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जवाहरलाल नेहरू सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जो कि पारित नहीं हो सका, जो कि पारित नहीं हो सका। ठीक है, नेक्स्ट बात आएगी विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? आप बता सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि कौन लेके आता है? विपक्ष। ये जांच करता है कि वास्तव में तुम्हारे पास बहुमत है या नहीं है। तो विश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? ठीक है, विश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है? सरकार। सरकार खुद बताती है। कई बार मतलब विपक्ष उसके ऊपर डाउट करता है तो सरकार कहती है नहीं, आपको डाउट है, तुम अविश्वास प्रस्ताव मत लाओ, हम विश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं, हम बताते हैं कि हमारे पास बहुमत है या नहीं है। कई बार इस चक्कर में सरकार का पतन भी हो जाता है। तो आपको पता है कि विश्वास प्रस्ताव का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो ये कौन लेके आता है? मतलब जो सत्ता पक्ष है वो लेके आता है। और आपको पता है कि वीपी सिंह की सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार, ये 1990 के अंदर, और उसके बाद में एचडी देवगौड़ा, है ना, देवगौड़ा, और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी की सरकार, इन तीनों सरकारों का पतन हुआ था इस चक्कर में। ठीक है, ये विश्वास प्रस्ताव लेके काफी भरोसा था इनको। ठीक है, और अंत में क्या हुआ? वीपी सिंह की सरकार 1990 में और एचडी देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। ठीक, ये ध्यान रखना। लिखिए जरा विश्वास प्रस्ताव। ऐसा भी हो सकता है, कई बार ज्यादा चोट हो गई है कि हाँ और कॉन्फिडेंस खराब कर जाता है ना। देखिए लिखो विश्वास प्रस्ताव क्या लिखो? देखो इसका उल्लेख लोकसभा प्रक्रिया के, इसका उल्लेख लोकसभा प्रक्रिया के अंतर्गत, नियम जो भी होते हैं अंतर्गत नहीं किया गया है। लेकिन विश्वास प्रस्ताव का नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव का है। अविश्वास प्रस्ताव पूछ जाए तो कौन से में? नियम 198 में। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। देखो इसका प्रयोग कौन करता है? इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा, मंत्रिपरिषद मतलब सरकार खुद, मंत्रिपरिषद के द्वारा बहुमत सिद्ध करने के लिए किया जाता है। बहुमत सिद्ध करने के लिए किया जाता है। किया जाता है। इसमें पतन कब कब हुआ? सरकार का पतन सीधा लिख लेना। 1990 में तो किसकी? वीपी सिंह की सरकार, फिर देवगौड़ा, और फिर अटल की सरकार, अटल जी। ठीक है, तीनों लिख लेना इस प्रकार। 1990 के अंदर केवल वीपी सिंह है। ठीक है, विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव दोनों में अंतर समझ आ गया आपको? एक अंतर सबसे बड़ा क्या है कि विश्वास प्रस्ताव जो है कौन लेके आता है?
सत्ता पक्ष की तरफ से आता है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आता है, और साथ साथ विश्वास प्रस्ताव का उल्लेख न तो लोकसभा के नियमों में न संविधान में कहीं है ना, और लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख कहाँ है? हाँ ठीक। अविश्वास प्रस्ताव अभी हाल ही में आपको पता, पिछली जो सरकार थी ना, पिछली सरकार थी, जब आपको पता मणिपुर वाला मामला हिंसा काफी भड़की थी, वो उस टाइम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि सरकार बहुमत में थी उस टाइम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रस्ताव आगे लिखो, निंदा प्रस्ताव। कौन सा? निंदा प्रस्ताव। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, निंदा का मतलब क्या होता है? निंदा करना, आलोचना करना, किसी भी मंत्री कोई भी है मान लो ना, एक तो एक ध्यान रखना है, ये जो कंप्लीट जो मंत्री परिषद है उसके खिलाफ नहीं आता, वो किसी एक मंत्री के खिलाफ आ सकता है या मंत्री के समूह के खिलाफ आ सकता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी, निंदा प्रस्ताव का भी उल्लेख लोकसभा के नियमों में नहीं है, और ये भी कहाँ लेके आते हैं? लोकसभा में लेके आते हैं। निंदा प्रस्ताव कहाँ आता है? लोकसभा में, लेकिन लोकसभा के नियमों में इसका भी उल्लेख नहीं है, और साथ ही साथ ये संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ नहीं आता। अब कोई मंत्री है मान लो कुछ कोई एक्टिविटी ऐसी की है, उसकी निंदा करने के लिए लाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इसके लिए ये जब भी लाया जाएगा तो उसमें संसद की वहां पे अनुमति कोई आवश्यकता नहीं होती, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, लिखो निंदा प्रस्ताव। देखो इसका प्रयोग केवल लोकसभा में ही किया जाता है, लोकसभा में ही किया जाता है। यद्यपि इसका उल्लेख लोकसभा नियमों में नहीं है, लोकसभा नियमों में नहीं है। देखो देखो नेक्स्ट लिखो, यह एक मंत्री या मंत्रियों के समूह के विरुद्ध लाया जाता है, लेकिन संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध, मंत्री परिषद के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसका प्रयोग नहीं किया जाता। एक मार्कर देखना एक्स्ट्रा पड़ा है उधर पे। नेक्स्ट देखो, इसे प्रस्तुत करने से पहले, प्रस्तुत करने के पहले या करने से पहले लोकसभा की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। उधर दो पड़े होंगे नहीं? आगे आएगा धन्यवाद प्रस्ताव। ये समझ आ गया क्या? निंदा प्रस्ताव। ठीक, मैं ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहा। लिखिए धन्यवाद प्रस्ताव। प्रस्ताव की क्लास रहेगी आज। देखिए ध्यान है ना,
ये धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है, थोड़ा समझना। जब प्रथम आम चुनाव होता है, आम चुनाव की प्रथम जो बैठक होती है ना, अब जैसे नया चुनाव हुआ है तो नए चुनाव के बाद में क्या होगा, बैठक होगी। उस बैठक में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है, क्या बोलते हैं, पूर्व की जो भी नीतियां सरकार की उसके बारे में बात करते हैं, आने वाले जो टाइम है उसके अंदर किस प्रकार की नीतियां हैं उसके बारे में वो चर्चा करता है, सारी चीजें होती है। ध्यान रखना ये दो प्रकार से हो सकता है, या तो आम चुनाव जब जैसे भी मतलब लोकसभा का नया गठन हुआ है उसके बाद प्रथम बैठक हुई है, प्रथम बैठक, एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जैसे ही नया वर्ष आता है तो उसका प्रथम जो सत्र होता है, नव वर्ष का प्रथम सत्र कब होता है भाई, आपको पता है कि नव वर्ष का प्रथम सत्र किसको कहते हैं, बजट सत्र होता है। वो बजट सत्र को संबोधित करने के लिए सदन में कौन उपस्थित होता है, राष्ट्रपति। अच्छा, जैसे ये सारी चीजें होती है, इसके अंदर आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है सरकार ही वैसे लिख के देती है सारी चीजें, सरकार को सरकार के बारे में बताया जाता है कि अच्छा आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, ठीक है। और ऐसा होता है कि जैसे प्रथम बैठक होगी, मान लो आम चुनाव की प्रथम बैठक, इसमें तो सरकार के पिछले काम को कैसे गिनाएगी वो, लेकिन बजट सत्र के अंदर क्या होता है कि पिछले काम भी गिनाए जाते हैं और आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे वो भी गिनाया जाता है। और इसमें केवल और केवल क्या होता है, आने वाले समय के बारे में क्या करने वाले वो नीतियां बताई जाती है। ये सारी सारी चीजें होने के बाद में दोनों सदनों में चर्चा होती है, क्या होती है, चर्चा। उस चर्चा को क्या कहा जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति की अभिभाषण के बाद में दोनों सदनों के बीच में जो चर्चा होती है इन बातों को लेकर के, उसको क्या कहा जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव। ठीक है, समझ आई बात क्या, लिखिए जरा, लिखिए धन्यवाद प्रस्ताव। देखो, राष्ट्रपति के द्वारा, लिख लोगे, राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात पहले सत्र में, सत्र या अधिवेशन कुछ भी लिख लो, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात पहले सत्र में वह नव वर्ष के प्रथम सत्र, वह नव वर्ष के प्रथम सत्र, कोष्टक में बजट सत्र लिख लेना, नव वर्ष के प्रथम सत्र बजट सत्र में सदन में संबोधित किया जाता है, बजट सत्र में सदन में संबोधित किया जाता है। हाँ हाँ, वही होता है, ये प्रथम सत्र में होता है, बजट सत्र में रखना, ठीक है। क्या लिखा आपने, सदन में संबोधित किया जाता है, लिख लिया। तथा राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में पूर्व वर्ष, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में पूर्व वर्ष व आने वाले वर्ष में सरकार की नीतियों पर चर्चा करते हैं, आने वाले वर्ष में सरकार की नीतियों पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट लिखो, राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद सदन के दोनों संसद के दोनों सदनों में चर्चा होती है संसद के दोनों सदनों में चर्चा होती है, जिसे धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों में चर्चा होती है जिसे धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है।
नेक्स्ट लिखो कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव क्या होता है? कटौती प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जाता है और विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, विपक्ष के द्वारा लाए जाते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है मितव्ययता, मितव्ययता, दूसरा होते हैं सांकेतिक, और तीसरी होती नीतिगत कटौती। तीन प्रकार के कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। ध्यान रखना थोड़ा सा, क्या होता है, जैसे कोई बजट पेश होता है, मान लो, है ना, ये बात सारी की सारी है पैसे की। सरकार पैसे की मांग करती है, जैसे मान लो मंत्री है, वित्त मंत्री है, उन्होंने बोल दिया कि शिक्षा के ऊपर हमें इतना पैसा चाहिए। तो जैसे पैसे की मांग होगी, इसका मतलब पैसे की मांग के बाद में क्या होगा, कटौतियां शुरू होगी। कटौती करना कौन शुरू करेगा? विपक्ष वाला करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। पहली तो है मितव्ययता। इसके अंदर क्या होती है कि एक निर्धारित सीमा के अंदर रह करके कटौती की जाती है। माना जाता है कि जैसे कि सपोज करो कि 25 करोड़ रुपए की मांग की है, उन्होंने बोला नहीं 25 करोड़ नहीं, आप 20 करोड़ से काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक प्रकार की क्या है, एक निर्धारित सीमा है। एक चीज ये ध्यान रखना। एक होती है सांकेतिक कटौती। इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है 100 रुपए की कटौती की जाती है। कितने रुपए की? 100 रुपए की। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। माना जाता है कि कोई एक नीति जो है आपकी ठीक नहीं लग रही मुझे, और उसके अंदर ये आपको लागू नहीं करनी चाहिए, या इस प्रकार की बातें होती है उसके अंदर, तो 100 रुपए की इसमें कटौती की जाती है। तो विपक्ष करता है 100 रुपए कटौती। ये चीज ध्यान रखना, ये कंट्रोल होता है संसद के अंदर। आपको पता है कि जो पैसा है वो किसका है? हमारा ही तो है। और संसद में हम लोकसभा की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग जो जिनको हमने निर्वाचित, मतलब जो निर्वाचित हुए हैं और हमने उनको भेजा है वहां पे। तो इसका मतलब उस पैसे का ठीक ठीक यूज हो, इस वजह से विपक्ष उसके ऊपर नियंत्रण रखता है। लास्ट रहती है नीतिगत कटौती। इसके अंदर क्या होता है, जो भी पैसा मांगा है उस पैसे को कम करके 1 रुपया कर देना। उनको लगता है कि कोई, मान लो किसी भी चीज के ऊपर उन्होंने पैसे की मांग की है और उनको लगता है पूरी नीति खराब है, बिल्कुल ही, मतलब इस पे पैसा देना ही चाहिए, इसको सारा जितना, मान लो 50 करोड़ रुपए है, 50 करोड़ रुपए की मांग की और रुपया, कितना रुपया मिलना चाहिए? 1 रुपया देना चाहिए इनको। ये नीतिगत कटौती यदि प्रस्ताव पास हो जाता है तो माना जाता है कि इसके अंदर, अब लोकसभा के अंदर सरकार बहुमत में नहीं है, तभी तो ये पास होगा, क्योंकि वहां पे पास करवाने के लिए ये कंडीशन रहती है कि ऐसा लोकसभा जो है बहुमत में नहीं है। यदि नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? फिर सामान्य माना जाता है कि वो अपने आप ही क्या कर देगी, इस्तीफा दे देगी। ये कंडीशन है, ये तो नैतिकता बनती है उसकी। अदरवाइज ना भी करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मतलब बहुत सारी बुक्स में ये लिख रखा है कि अच्छा नितिगत कटौती जो है वो पारित हो जाने पर सरकार अपना इस्तीफा दे देती है, लेकिन वैसे तो वो गलत है, क्योंकि डायरेक्ट ही मतलब इस्तीफा दे देना एक प्रकार से सही नहीं माना जाता। हाँ, उसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव लेके आ सकते हो आप, कि पता चल गया आपको कि ठीक है, मतलब इनके पास बहुमत नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लेके आओ, ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि संसद जो सत्र स्टार्ट हुआ था उसके अंदर कुछ लोग नहीं पहुंचे किसी कारणवश, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी की जो सरकार है, मान लो जब ये मतलब कटौती प्रस्ताव चल रहा था उस टाइम बीजेपी कुछ कैंडिडेट जो है अनुपस्थित रहे थे, किसी कारणवश रहे होंगे वो, इस वजह से जैसे वो पास हो गया तो इसका मतलब सरकार गिर गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक मौका और देना चाहिए उनको, ऐसा माना जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि सरकार, मान लो जो बीजेपी दल है उसने व्हिप जारी नहीं किया, अपने दलों को नहीं बताया कि आपको कहाँ वोट करना है कहाँ नहीं करना, तो वो हो सकता है उनसे चूक हो गई हो। इस वजह से बुक्स में जो बातें लिखी हुई है थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखना है कि एकदम से ही ये पास होते ही सरकार नहीं गिरती, एक मौका और दिया जाता है, इसका मतलब ये चीज रहती है, ठीक है। सामान्य मतलब ये पास होता ही नहीं है। पास क्यों नहीं होता? क्योंकि सरकार बहुमत में होती है, उसके बाद ही मतलब ये लाया जाता है, इसका मतलब, है ना। सॉरी, नीतिगत कटौती जो है लेके आते हैं विपक्ष वाले, और सरकार बहुमत में होती है तो सामान्य सरकार बनी रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात समझ आ गई? इसका मतलब तो क्या है, नीतिगत कटौती है मतलब कितना रुपया कर देना, घटा के 1 रुपया कर देना, 1 रुपये से काम चला लो तुम, ये हो सकता है। सांकेतिक मतलब 100 रुपये, एक संकेत दिया जाता है कि कोई आपकी चीज जो है वो ठीक नहीं है, उसके अंदर कोई एक चीज ठीक नहीं है, इसका मतलब ऐसा हो सकता है। मितव्ययता का मतलब निर्धारित होती है कुछ सीमा, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही कम कर दिया जाए, कुछ सीमा निर्धारित हो सकती है उसके अंदर, ठीक है। क्या बात समझ आ गई आपको? लिखो जरा कटौती प्रस्ताव, पहले हेडिंग लगा लो, कटौती प्रस्ताव। लिखो, इसका प्रयोग केवल लोकसभा में किया जाता है, इसका प्रयोग केवल
लोकसभा में ही किया जाता है। तथा यह विपक्ष के द्वारा अनुदानों की मांग में कटौती को लेकर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान जो होते हैं, अनुदान मतलब मांग की जाती है पैसे की, तो उसके अंदर कटौती होती है। जैसे तुम कई बार घर से पैसे लेके जाते हो, तो जैसे तुम मांग करते हो तो कुछ कटौती होती है उसके अंदर, होती है कि नहीं होती? जैसे तुम स्कूल जा रहे हो मान लो, और तुम्हें 100 रुपये चाहिए। ऐसे सोचो कि तुम छोटे हो, अभी तुम कोचिंग आ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, घर आपका पास में है और आपने जाते बोला कि मैं कोचिंग तभी जाऊंगा जब आप मुझे 100 रुपये दोगे। ये क्या है? हमारी पूरी नीति गलत है। आपको 1 रुपया पकड़ा दिया जाएगा, ठीक है? समझ सकते हो एक प्रकार से, भाई इतना मतलब 100 रुपये कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हें पढ़ने के लिए जाना है, ऐसे कह सकते हो। एक होता है सांकेतिक, इसमें लगता है कि तुम्हें कुछ चीज़ें खरीदनी है, आपने बता दिया कि अच्छा 100 रुपये का रजिस्टर खरीदना है, कुछ इस प्रकार की चीज़ें बोलते हो आप। 100 रुपये ज़्यादा हो गए, 1000 रुपये की बात कर लेते हैं। 1000 रुपये की बुक्स खरीदनी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपके बिल्कुल ही काम की नहीं है, तो वो एक चीज़ जो है उसको आप बाहर कर सकते हो, है ना? तो वो क्या हो गया? 100 रुपये की उसमें कटौती की जा सकती है। एक होती है मित व्ययता, एक निर्धारित होती है उसके अंदर कि इतने तक ही तुम्हें वो पैसा मिलना चाहिए जिससे कि काम चल सकता है। पिछली बार चला भी था, हम ये कह सकते हैं कि पिछले बजट के अंदर शिक्षा के ऊपर इतना पैसा खर्च किया था, इस बार तुम जैसे पिछली बार 30 करोड़ आपने खर्च किया, इस बार आप 35 करोड़ मांग रहे हो, तो इसका मतलब पहले वाले में भी कुछ बच गया है पैसा, तो इतना पैसा कोई काम का नहीं है, तो इतना पैसा नहीं देना चाहिए आपको, एक निर्धारित सीमा में रखा जा सकता है। क्या बात समझ आ रही है? ये चीजें होती है। देखो, कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, लिखना जरा। पहला लिखना मित व्ययता, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव। दूसरा लिखना सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। और लास्ट कौन सा है? नीतिगत, नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव लिखना। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार की चीजें। पहला पॉइंट कहो मित व्ययता कटौती प्रस्ताव, इसमें लिखो मित व्ययता कटौती प्रस्ताव। देखो इस प्रस्ताव में ये लिख लिया ना, वैसे आपने नहीं लिखा, जल्दी लिखो फिर। आज हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए पूरा करने के लिए, ठीक है? मंडे से आपकी नई क्लास शुरू होगी, नया टॉपिक शुरू होगा। देखो मित व्ययता कटौती प्रस्ताव, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ थोड़ा सा, तुम्हें जल्दी है संसद को पूरा करने की। लिखिए जरा। देखो इस प्रस्ताव में विपक्ष के द्वारा किसी नीति की आलोचना करते हुए संकेत के रूप में, इस प्रस्ताव में विपक्ष के द्वारा किसी नीति की आलोचना करते हुए संकेत के रूप में उसकी अनुदान की मांगों में
संकेत के रूप में उसकी अनुदान की मांगों में एक निश्चित राशि की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। निश्चित राशि की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव में इसमें भी आलोचना की जाती है, बात सेम ही है, लेकिन कितने रुपए कमी की जाती है? 100 रुपए की कमी की जाती है। इतना ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी बात सेम ही है, ठीक है। 100 रुपए की कमी की जाती है। लिखो नीति संबंधी कटौती, इसके लिए लिख लो, एक लाइन लिख लो। लिखो यह प्रस्ताव किसी नीति विशेष की, हाँ नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव के आगे लिखो, यह प्रस्ताव किसी नीति विशेष की, यह प्रस्ताव किसी नीति विशेष की अस्वीकृति हेतु लाया जाता है। अस्वीकृति हेतु लाया जाता है। इसमें अनुदान की मांग को घटाकर 1 रुपये तक कर दिया जाता है। इसमें अनुदान की मांग को घटाकर 1 रुपये तक कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। लिखिए ध्यान आकर्षण, प्रस्ताव। ये संसद में यदि लोकसभा की बात करें तो सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से लाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, ये अपने आप में भारतीय संविधान की यदि बात करें, भारतीय संसद की यदि बात करें तो अपने आप में नवाचार था। पहली बार इसका प्रयोग 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। ध्यान आकर्षण का मतलब क्या होता है? भी कोई काम ऐसा हुआ है देश के अंदर और जो कि राष्ट्रीय हित की यदि बात करें, है ना, राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय है जो कि अभी संसद के अंदर उसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही, इसलिए क्या करना चाहिए, उस विषय को वहां रखना चाहिए ताकि लोगों का मतलब वहां पे जो संसद में बैठे जो प्रतिनिधि है, जो लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको ये पता रहे कि कोई देश में ऐसा कोई कार्य हो रहा है जिसको लेकर के हमें उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। जैसे कोरोना आया था एकदम से, तो हमें कोई भी काम चल रहा है उसके बीच में हमें क्या करना चाहिए, ध्यान आकर्षण करना चाहिए, उनका बताना चाहिए कि अच्छा ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है देश के अंदर, तो हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, लिखिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लिखो। इसका प्रयोग संसद के किसी सदस्य के द्वारा, इसका प्रयोग संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा अध्यक्ष की अग्रिम अनुमति से
अनुमति से सदन में लाया जा सकता है। लाया जा सकता है, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, देखो यह प्रस्ताव सदन में राष्ट्रीय महत्व के विषय पर, राष्ट्रीय महत्व के विषय पर चर्चा हेतु, राष्ट्रीय महत्व के विषय पर चर्चा हेतु सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। चर्चा हेतु सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। देखो संसदीय प्रक्रिया में, नेक्स्ट लिखो, संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीयों द्वारा नवाचार है। जिसका प्रयोग 1954 से प्रचलन में है। जिसका प्रयोग 1954 में प्रचलन में है। नेक्स्ट लिखो स्थगन प्रस्ताव। स्थगन का मतलब क्या होता है? रोकना। स्थगन या फिर काम रोको प्रस्ताव कह सकते हैं। काम रोको प्रस्ताव। ध्यान रखना ये केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है और इसके लिए 50 सदस्यों की अनुमति की आवश्यकता ही होती है। और ये काम ऐसा होता है कि बीच में जो कोई सदन में कोई कार्यवाही चलती है उसको बीच में रोका जाता है कि इस कार्यवाही को एक बार रोक दीजिए। अब जो हम बात करें वो इंपॉर्टेंट है। ये भी राष्ट्रीय महत्व का कोई ऐसा विषय होता है जिसको लेकर के लाया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव, काम को बीच में रोकना ही होता है। लिखिए जरा। देखो इस प्रस्ताव को केवल लोकसभा में ही लाया जाता है तथा इसे पेश करने के लिए पचास सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। सहमति होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखो, सदन की चलती हुई कार्यवाही को रोककर, सदन की चलती हुई कार्यवाही को रोककर किसी अविलंबनीय राष्ट्रीय महत्व के विषय पर किसी अविलंबनीय राष्ट्रीय महत्व के विषय पर चर्चा हेतु लाया जाता है। चर्चा हेतु लाया जाता है।
लास्ट पॉइंट बचा हमारा, निधियां। पैसा कहां से आता है भारत सरकार के पास, पता है क्या आपको, थोड़ी जानकारी है? भारत सरकार की कितनी निधियां हैं, कौन कौन से अनुच्छेद में? भारत सरकार की कितनी निधियां हैं? 3 निधियां हैं। कौन कौन सी? एक तो आपने नाम सुना होगा संचित निधि। कौन सी? संचित निधि। राजस्व से जो भी पैसा आता है ना, और ऋण, मतलब जो भी ऋण से जो पेमेंट आती है ना, वो सारा का सारा जो कहाँ जमा होता है? संचित निधि में। भारत सरकार के टोटल जो खर्चे होते हैं वो संचित निधि से ही चलते हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। संचित निधि से पैसा निकलवाना है तो विनियोग विधेयक के माध्यम से पैसा निकाला जाता है। विनियोग विधेयक पारित होता है, उसके बाद ही पैसा निकाला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। दूसरी कौन सी होती है? लोक लेखा। लोक लेखा में कौन सी पेमेंट जमा होती है? लोक लेखा निधि में बैंक की जो बचत है ना, वो पैसा, उसकी बात करते हैं। बैंक से जो प्राप्त होती है जो बचत, उसकी बात कर लेते हैं। इस प्रकार की जो पैसे, एक जो भविष्य निधि जिसको हम कहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो है अभी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, उनका पैसा कुछ रखा जाता है, अंत में दिया जाता है उनको पैसा, यही होता है। वो पैसा कहाँ जमा होता है? लोक लेखा में। अच्छा, इस पैसे को यूज करने के सरकार को किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। अब आपको पता है कि मेरा पैसा इसके अंदर पड़ा है और मुझे ये पैसा कब चाहिए, लगभग मान के चलो कि 20 साल बाद चाहिए। सरकार को पता है कि इस पैसे का यूज कर सकते हैं हम, सरकार इस पैसे का यूज करके वापस डाल देती है। लोक लेखा समिति, लोक लेखा निधि जिसको कहते हैं। ये दोनों की दोनों है, वो दोनों अनुच्छेद 266 में है। एक होती है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि ये कौन से अनुच्छेद में? 267। अनुच्छेद 267 में ये लिखा हुआ था कि अच्छा, जो संसद है वो आकस्मिक निधि का क्या करेगी? निर्माण करेगी। और इसका निर्माण सबसे पहले कब हुआ? 1950 में, और अभी तक भी है। आकस्मिक निधि के अंदर वो पैसा जमा होता है जब कभी वास्तव में अचानक से किसी पैसे की नीड होती है, तो इसके ऊपर नियंत्रण किसका होता है? तो ध्यान रखना, इस पे राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति की अनुमति से पैसा निकाला जा सकता है। अगली बात समझ में, तो ये तीनों निधियां अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। आकस्मिक निधि, ऐसे मत सोचना कि अच्छा पैसा जो पड़ा है तो 3 डिब्बे होंगे बड़े बड़े ऐसे करके, है ना, एक संचित निधि, एक लोक लेखा निधि, दूसरी आकस्मिक निधि। एक ही है, एक ही जगह पैसा पड़ा है, सारा पैसा कागजों में चलता है। ये ऐसा लोक लेखा निधि से इतना पैसा लिया, वो कागजों में है, मतलब डॉक्यूमेंट्री चीजें होती है, ऐसे नहीं है डिब्बा बना दिया। समझते हो ना? अलग अलग चीजें, अलमारी है, ये तो किसकी है? संचित निधि की है, लोक लेखा की, या आकस्मिक की, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए लिखिए, भारत सरकार की निधियां लिखिए। 3 प्रकार की निधियां लिख लो, पहले तो हेडिंग लगा लो ऐसे, ना कौन कौन सी है? संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। लिखो जरा ये। क्या बात समझ आ रही है आपको? पीछे वाली जो चीजें पढ़ाई है समझ आई क्या? ठीक, आप तो बस जल्दी जल्दी करवा दो। है भारत की संचित निधि, पहला पॉइंट लगाना। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि व लोक लेखा निधि दोनों का ही उल्लेख दिया हुआ है। आकस्मिक का 267 में, ये ध्यान रखना है, ठीक है? अनुच्छेद अच्छे से याद रखना। लिखिए जरा, लिखो, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत किया गया है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत किया गया है। 266 के अंतर्गत किया गया है। इसके आगे लिखो, भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व, भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व व ऋण अदायगी से प्राप्त होने वाला समस्त धन, ऋण अदायगी से प्राप्त होने वाला समस्त धन
भारत की संचित निधि में जमा होता है, भारत की संचित निधि में जमा होता है। भारत की संचित निधि में जमा होता है। देखो, भारत सरकार के समस्त खर्चे, भारत सरकार के समस्त खर्चे, भारत सरकार के समस्त खर्चे सामान्यतः, भारत सरकार के समस्त खर्चे सामान्यतः इसी निधि से चलते हैं। भारत सरकार के समस्त खर्चे सामान्यतः इसी निधि से चलते हैं। देखो, इस निधि से, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इस निधि से कोई भी धन तभी निकाला जाता है, क्या लिखा है? इस निधि से कोई भी धन तभी निकाला जाता है जब संसद में विनियोग विधेयक, जब संसद में विनियोग विधेयक पारित हो जाता है, विनियोग विधेयक पारित हो जाता है। अनुच्छेद 114 में हम बात करते हैं तो वहां विनियोग विधेयक के बारे में बताया हुआ है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना ही पता रखना है कि विनियोग विधेयक के माध्यम से पैसा निकाला जाएगा। नेक्स्ट लिखो, देखो, संवैधानिक पदों पर आसीन, संवैधानिक पदों पर आसीन सभी पदाधिकारी, पदाधिकारियों, ऐसे लिखना, सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, संवैधानिक पदों पर आसीन सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते इसी निधि पर निर्भर होते हैं, इसी निधि पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट लिखो, देखो, संचित निधि पर भारित व्यय पर, संचित निधि पर भारित व्ययों पर, व्ययों लिख लेना, जो भी खर्चे हैं ना, खर्चों, व्ययों पर संसद में बहस की जा सकती है, व्ययों पर संसद में बहस की जा सकती है, परंतु मतदान नहीं किया जा सकता। संसद में बहस की जा सकती है परंतु मतदान नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट लिखो, कौन सी? लोक लेखा। लोक लेखा निधि, ये भी कौन से अनुच्छेद में? भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा? 266। लिखो जरा, लिखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत 266 के अंतर्गत लोक लेखा निधि का उल्लेख किया गया है। लिखो, नेक्स्ट लिखो, इसका संबंध बैंक जमा राशियों लिखना, बैंक जमा राशियों, बचतों
वह भविष्य निधि में जमा राशियों से होता है, राशियों से होता है। लिखो, इस खाते से चलो देखो देखो कोई ना। ये लिख लिया क्या? तो पहले ही बोल देते। ठीक है, इसका संबंध बैंक जमा राशियों, बचतों, भविष्य निधि की जमा राशियों से है। ठीक है, आवाज मत करना। लिखो नेक्स्ट, लिखो, इस खाते से धन निकालने के लिए, इस खाते से धन निकालने के लिए सरकार को संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। सरकार को संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। अभी इतना स्पीड से लिखो तब तुम मेंस में कुछ लिख पाओगे। मेंस टफ नहीं है, प्री टफ है रखना, ठीक है। मेंस में इतनी मुश्किल नहीं होगी। मेंस में तो छोटे से थोड़े से नोट्स होंगे तो उसी से काम चल जाएगा आपका। नेक्स्ट लिखो, भारत की आकस्मिकता निधि, लास्ट है गांव नेड़े आइयो। लिखो, कौन सी लिखी आपने? लोकलेखा लिख ली ना, भारत की आकस्मिकता निधि। इसमें नियंत्रण किसका होता है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति की अनुमति से पैसा निकाला जा सकता है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267, कौन से में? 267 में लिखा हुआ था कि संसद क्या करेगी? आकस्मिकता निधि का निर्माण करेगी। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1950 में। अभी भी है लगातार। देखिए जरा, लिखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है, संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह, संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह भारत की आकस्मिकता निधि के नाम से, कि वह भारत की आकस्मिकता निधि के नाम से, भारत की आकस्मिकता निधि के नाम से एक निधि की स्थापना कर सकेगी। भारत की आकस्मिकता निधि के नाम से एक निधि की स्थापना कर सकेगी। नेक्स्ट लिखो, संसद ने उन्नीस सौ 50 में आकस्मिकता निधि अधिनियम पारित किया। अधिनियम पारित किया, तब से आकस्मिकता निधि अस्तित्व में है। आकस्मिकता निधि अस्तित्व में है।
नेक्स्ट लिखो, यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गई है। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गई है। तथा राष्ट्रपति इससे अग्रिम धन खर्च करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। धन खर्च करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। अब शांत हो जाओ तुम, ऐसे क्या लिखते हो इतना मतलब स्पीड से, है ना? शांत हो जाओ। बहुत अच्छा लिखा आपने। 1 घंटे क्लास और लगा देंगे? कैसे हालात खस्ता हो जाती है आपकी। मेरा प्लान तो ये था कि एक सब्जेक्ट को लगभग 3 घंटे लगातार पढ़ा जाए। 3 घंटे पॉलिटी, 3 घंटे ज्योग्राफी, ऐसे करते करते महीने के अंदर 2 सब्जेक्ट पूरे हो गए। फिर उसका रिवीजन किया, उसके बाद में नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट उठाया, उनको इस प्रकार से कवर किया जाए। जल्दी जल्दी आपका सब्जेक्ट पे पूरी कमांड हो जाएगी। थोड़ा सा वो सोचो आप, है ना, पावर लेके आओगे अंदर से, सोचोगे तो, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, संसद पूरा हो गया, नया टॉपिक स्टार्ट होगा आगे वाला। बता देना कौन सा, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे जरूर।